अच्छा इमेजिन करिए कि आपका बॉस आपको एक नए प्रोडक्ट पर रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है और आप पूरे मन से डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। आपका बॉस रिपोर्ट देखकर कहता है कि आपको अगली मीटिंग में इस रिपोर्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन देना है। यह सुनकर आपके कदम जैसे वहीं जम जाते हैं। आप अपने साथ काम करने वालों के सामने बोलने से डरते हैं। आपके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि क्या होगा अगर आप कुछ भूल गए तो, क्या होगा अगर आपको घबराहट होने लगेगी, क्या होगा अगर आपका सब मजाक उड़ाने लगे। अरे रुके रुके रुके, रिलैक्स, सिर्फ मैंने इमेजिन करने के लिए बोला था। अभी आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं देना है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ज्यादातर नए स्पीकर्स कुछ ऐसा ही फील करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो और आप कभी भी कहीं भी अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह पाए, तो इसका सोल्यूशन आज की ऑडियो बुक समरी में है, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वर्षा और जैसा कि मैंने वादा किया था तो फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी लेकर, जिसका नाम है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंसर बाय पब्लिक स्पीकिंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। तो बिना देर करते हुए फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाइए आज की ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए। तो बात दरअसल ऐसी है कि डेल कार्नेगी एक जाने माने राइटर हैं। उन्होंने बुक लिखी थी हाउ वी इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो बहुत फेमस हुई थी। पूरी दुनिया में अब तक इस बुक की कई मिलियन कॉपी बिक चुकी हैं। लेकिन यह डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई पहली बुक नहीं थी। उनकी पहली बुक का नाम पब्लिक स्पीकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मेन इन बिजनेस थी। ये बुक बहुत कम लोगों के बीच पॉपुलर हो पाई थी। इफेक्टिव स्पीकिंग सिखाने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस बुक को अपने सिलेबस में शामिल किया था, लेकिन यह बुक नॉर्मल रीडर के बीच फेमस नहीं हो पाई। इसलिए इस बुक को प्रिंट करने वाले पब्लिशिंग हाउस ने इसमें कुछ एडिट करके इसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए राइटर कार्नेगी की पत्नी डोरोथी से कांटेक्ट किया। एडिट होने के बाद यह बुक कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल स्पीकिंग स्किल सिखाने के लिए एक अच्छी गाइड बनी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, डेवलपिंग करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा देखा गया है कि पब्लिक के बीच बोलते समय ज्यादातर लोगों को एक जैसी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डर लगना, कंसंट्रेशन न बना पाना, सब कुछ भूल जाना, पैर कांपने लगना और ऐसा लगना कि उनका माइंड खाली हो गया है। देखा तो यहाँ तक गया है कि जिन लोगों ने अपनी स्पीच पर बहुत सारी तैयारी की होती है, उन्हें भी लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम फील होती है। तो दूसरी ओर जो इंसान पब्लिक स्पीकिंग स्किल्ड में अच्छे होते हैं, वो बड़ी भीड़ देखकर और ज्यादा एनर्जेटिक, एक्साइटेड और जोश से भरा हुआ फील करते हैं। भीड़ उन्हें बोलने के लिए इंस्पायर करती है। स्किल्ड पब्लिक स्पीकर्स का कहना है कि अगर बोलते समय वह कुछ भूल भी जाते हैं, तो भीड़ से मिलने वाली एनर्जी उन्हें सब कुछ याद दिला देती है। वे इस बात से हैरान हो जाते हैं कि दूसरों के सामने बोलना कितना अच्छा लग सकता है। आपको भी ऐसा ही फील करना चाहिए। पहली बार पब्लिक स्पीकिंग में डर लगना नेचुरल सी बात है, क्योंकि अच्छा प्रेजेंटेशन देना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन डरने की बजाय अपने आप को इंस्पिरेशन और एनर्जी से भरना चाहिए। स्टेज पर बोलने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस और हिम्मत पर काम करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए आप अपने डर को कुछ ही पलों में दूर कर अच्छी और एक्साइटिंग स्पीच देने में कामयाब होंगे। तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। तो पहला है कि सबसे पहले आप में पब्लिक स्पीकिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट करने की गहरी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप में जबरदस्त प्रेजेंटेशन देने की गहरी इच्छा नहीं होगी, तो ऑडियंस को लगेगा कि जैसे आप में मोटिवेशन और विल पावर की कमी है और आपकी स्पीच में उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग की स्किल से होने वाले फायदों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि अपनी जॉब के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग की स्किल सीख रहे हैं, तो सोचिए कि आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करके आप कितना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। और दूसरा है, आपने जो टॉपिक चुना है उसके बारे में रिसर्च कीजिए। अपने टॉपिक के बारे में जानकारी होने से आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। और तीसरा फार्मूला है कि जब तक आप सचमुच कॉन्फिडेंट ना फील करें, तब तक आपको ऐसा जताना चाहिए कि जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि नर्वस फील होने के बावजूद ऐसा दिखाइए कि जैसे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। गहरी सांस लीजिए, ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाइए, सीधे खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहें, यानी कि स्पीच दें। कोई ऐसा काम न करें जो आपकी नर्वसनेस को दिखाता हो, जैसे कि अपने कपड़ों के साथ खेलना, बेवजह बार बार हिलना या फिर अपने आप को फर्नीचर के पीछे छुपाना वगैरह वगैरह। तो अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कि स्टेज पर स्पीच देने के पहले तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो जाएं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और यह एक्सपीरियंस आपको स्पीकिंग इवेंट के समय आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को
कॉन्फिडेंटली फेस करने में मदद करेगा। तो चलिए एक रियल स्टोरी सुनते हैं। कई साल पहले एक कॉलेज बोर्ड के प्रेसिडेंट, सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक चर्च के लीडर मिस्टर D.W. घेंट ने अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए मदद मांगने डेल कार्नेगी के पास आए। उन्होंने कार्नेगी से कहा कि उन्हें कई बार अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग की डर की वजह से उन्होंने हमेशा रिक्वेस्ट को टाल दिया। मिस्टर घेंट ने डेल कार्नेगी से पूछा, क्या इस उम्र में मैं अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ? कार्नेगी ने उन्हें उम्मीद दी और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कई तरीके बताए। कुछ समय बाद दोनों एक क्लब में मिले और बहुत सारी बातें की। बातचीत के बाद मिस्टर घेंट ने कार्नेगी को एक नोटबुक दिखाई जिसमें उन सभी स्पीच की लिस्ट थी जो उन्होंने कार्नेगी से मिलने के बाद दी थी। मिस्टर घेंट अब बहुत खुश थे क्योंकि अब वो अपने नॉलेज को पब्लिक के साथ शेयर कर पा रहे थे। उन्हें लगा जैसे वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने बोलने के लिए भी इनवाइट किया गया। स्टेज पर खड़े होने और ऑडियंस के सामने बोलने से डरने वाले शख्स को अपनी इस कमजोरी को दूर करने में सिर्फ 3 साल लगे और वह एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन गए। पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना सबसे पहला स्टेप है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू प्रिपरेशन। आप प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे करते हैं? तो पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि अपने चुने हुए टॉपिक के बारे में नॉलेज होना कितना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। उस टॉपिक पर अपने आइडिया, अपने एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल को जोड़कर उसे स्पेशल टच दीजिए। इसके साथ ही अपनी पुरानी मेमोरी के अनुसार उस टॉपिक के फैक्ट्स के साथ एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। इसके बाद उस सिलेक्टेड सब्जेक्ट के किसी भी एंगल को लें और उस पर पूरा अटेंशन रखते हुए उसके बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च करें। एक साथ कई सब्जेक्ट पर स्पीच देने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सी इधर उधर की बातें करने से अच्छा होता है कि एक छोटी सी और क्लियर स्पीच दें। उसके बाद अपने टॉपिक के बारे में ध्यान से सोचें कि उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उसके जवाब ढूंढें। प्रैक्टिस स्पीच के लिए 3 मिनट का समय काफ़ी है। इसे ही एम बनाकर प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने टॉपिक के बारे में आप जितना ज़्यादा जानेंगे, अपने ऑडियंस से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने में आप उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। डेल कार्नेगी की एक पब्लिक स्पीकिंग क्लास में जैक्सन नाम का एक आदमी प्रेजेंटेशन देने वाला था। उसने क्लास में जाते समय रास्ते में ही फोर्ब्स मैगजीन में सक्सेस हासिल करने के 10 साल नाम का एक आर्टिकल पढ़ा। जैक्सन क्लास में आया और सबके सामने आर्टिकल पढ़ा और बैठ गया। आपको क्या लगता है उसकी स्पीच कैसी रही होगी? उसने बेहद खराब प्रेजेंटेशन दी थी, क्योंकि ना तो उसने सब्जेक्ट के लिए कोई तैयारी की थी और ना ही उसमें उसे इंटरेस्ट था। जैक्सन ने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की थी जिसके लिए उसमें बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं थी। उसने उस बारे में रिसर्च तक नहीं की थी। उसने ऐसे स्पीच दी थी कि जैसे किसी मजबूरी में स्पीच दे रहा हो, इसलिए नहीं कि वो उसे लेकर मोटिवेटेड था। ऐसे प्रेजेंटेशन के कारण ऑडियंस बोर हो गई और किसी ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। कार्नेगी ने जैक्सन को बुलाया और उसे स्पीच में अपने आइडियाज और एग्जाम्पल को जोड़ने को कहा। उन्होंने अगले हफ्ते उसी टॉपिक को अलग तरह से प्रेजेंट करने की एक्टिविटी भी दी। जैक्सन ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा और रिजल्ट निकाला कि वह आर्टिकल के राइटर से सहमत नहीं है। उसने आर्टिकल को बढ़ाया और उसमें एक्सपेरिमेंट जोड़े। अगले हफ्ते जब जैक्सन ने प्रेजेंटेशन दिया तो पहली वाली स्पीच से बिल्कुल अलग था। उसने हर बात दिल से कही थी और इस तरह कही थी कि मानो एक एक बात पर पूरी तरह यकीन करता था। इस बार ऑडियंस उसका नजरिया सुनकर एक्साइटेड हुई। इस एक्सपीरियंस ने जैक्सन को बहुत कुछ सिखाया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ फेमस स्पीकर्स प्रिपेयर देयर एड्रेस। आप किसी एक प्लान को अपनी हर स्पीच के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर टॉपिक का सब्जेक्ट और सिचुएशन अलग अलग होती है। पर हाँ, प्रैक्टिस करके आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट जरूर ला सकते हैं। यहाँ महाकवि वृंद लिखते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसी तरह हम यह भी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।
फेमस स्पीकर डार्सेल एच कानवेल सबसे पहले अपनी स्पीच की एक आउटलाइन बनाते हैं। पहले वो उसके फैक्ट्स को डिसाइड करते हैं, फिर इन फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए आर्गुमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्स से सहमत होना या ना होना पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है। अपने आर्गुमेंट डिस्कस करने के बाद वो ऑडियंस को राइट एक्शन लेने के लिए कहते हैं। एक अच्छी स्पीच के लिए सबसे पॉपुलर आउटलाइन है एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करना, उसका सलूशन देने की कोशिश करना और फिर ऑडियंस से कॉपरेट यानी कि सहयोग करने की अपील करना। आप चाहे जिस आउटलाइन को फॉलो करें, लेकिन ध्यान रखें कि स्पीच ऑडियंस के अटेंशन को अट्रैक्ट करे, उनका भरोसा हासिल कर सके। लोगों को अपने व्यूज यानी कि नजरिए के बारे में बताएं, उनके सेंसेज को अच्छी लगे और उन्हें एक्शन लेने के लिए एनकरेज करें। अपने आर्गुमेंट नोट बना लेने के बाद उन्हें अलग अलग फाइल कर लें और देखें कि कुछ छूट तो नहीं रहा। ऐसा करने से आप अपनी स्पीच को और क्लियर तरीके से एडिट कर पाएंगे। अपनी स्पीच को बेहतर तरीके से कुछ ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं। एक अच्छी स्पीच के लिए नोट्स बनाना तो जरूरी है, लेकिन बोलते समय नोट्स पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी स्पीच से खत्म हो जाएगा। आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को सुना सकते हैं या किसी प्रोफेशनल को हायर करके उसे सुनाएं और उसकी एडवाइस लेकर स्पीच में इम्प्रूवमेंट करें। यह आपको उन गलतियों को ढूंढने में मदद करेगा जो रिवीजन के दौरान शायद छूट गई हों। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में अल्बर्ट जे वेवरेज ने लिखा है कि एक अच्छी स्पीच में उस टॉपिक के सभी पक्षों को शामिल होना चाहिए। एक अच्छे स्पीकर को थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी चाहिए। उसे टॉपिक के हर फैक्ट को कॉन्फिडेंटली और मजबूती से एक अथॉरिटी के रूप में लॉजिकली और क्लियर विजन के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। इसी तरह हम थियोडोर रूजवेल्ट का एग्जाम्पल देखेंगे। वो कोई भी नतीजा निकालने से पहले गहरी तैयारी करते थे, फैक्ट्स की जड़ तक जाते थे। जब रूजवेल्ट बोलते थे तो पूरी तरह श्योर होते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। शायद यही वजह है कि सुनने वाले को उनके एक एक शब्द पर भरोसा हो जाता था। रूजवेल्ट तैयार नोट्स का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हमेशा एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए क्विक स्पीच दी है। उन्होंने कहा कि उनकी स्पीच की पॉपुलैरिटी का सीक्रेट है टॉपिक पर उनके द्वारा दी गई कड़ी मेहनत और सावधानी से की गई प्लानिंग। वह क्रिटिक को उनकी स्पीच सुनकर राय देने के लिए कहते थे। इन क्रिटिक को उनके नजरिए में दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं थी। उनका काम बस स्पीच देने के तरीके को जज करना था। किसी चीज के बारे में राय बना लेने के बाद रूजवेल्ट उसे कभी नहीं बदलते थे, यानी कि उसी पर कायम रहते थे। तो चलिए इस बेहतरीन लर्निंग के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एसेंशियल एलिमेंट्स इन सक्सेसफुल स्पीकिंग। ज्यादातर देखा गया है कि जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं तो शुरू में हम बड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस की स्पीड कम हो जाती है और यही वो पॉइंट है जहां लोग हार मान लेते हैं। उसी स्किल पर डटे रहने की बजाय उसे छोड़कर हम कोई नया स्किल सीखना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जो लोग किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए मेहनत से लगातार कोशिश करते रहते हैं, वो अपने स्किल में मास्टर बन जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि सीखने का मतलब हमेशा इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि कभी कभी एक नया लर्नर सीखने के एक लेवल पर आकर ठहर जाता है। इसे लर्निंग प्रोसेस का प्लेटो कहा जाता है, यानी कि सीखने के प्रोसेस में ठहराव आना। अगर कोई इंसान लर्निंग प्रोसेस में लगातार आगे बढ़ता रहता है तो वो खुद में बहुत इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखेगा। इस प्रोसेस में मायने ये रखता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और पक्के इरादे के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग इस स्टेज पर आकर हार मान लेते हैं, उनमें से कई लोग जीवन में बाद में पछताते हैं। यहाँ पर अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देखते हैं। एक आदमी लॉ की पढ़ाई करके वकील बनना चाहता था। उसने अब्राहम लिंकन से सलाह मांगी। लिंकन ने कहा कि अगर तुम सच में वकील बनना चाहते हो तो तुमने अभी तक आधा ही काम किया है। उन्होंने कहा कि डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। लिंकन ने फॉर्मल पढ़ाई सिर्फ 1 साल की ही की थी, लेकिन उन्होंने अनगिनत किताबें पढ़ी थी। वह जहाँ रहते थे उसके 50 मील के आसपास उन्हें किताबें उधार मांगने वाले के नाम से जाना जाता था। लिंकन रात भर पढ़ते थे। कहा जाता है कि उनके कमरे में एक दरार थी जिसमें वह किताबें रखते थे और जैसे ही सूरज की रोशनी उस दरार से गुजरती थी वो किताब लेकर पढ़ने लगते थे। लिंकन दूसरे स्पीकर्स के एक्सपीरियंस से सीखने में भी रुचि रखते थे। जब वह किसी को बोलते हुए देखते तो खड़े होकर सुनने लगते और उससे सीखते थे। वह चलते चलते भी बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी भी ज्वाइन कर रखी थी जो रोजमर्रा के मुद्दों पर चर्चा किया करती थी। जब आपको डर लगे तो लिंकन की सलाह याद रखें। आप अपने कमरे में या फिर जेब में लिंकन की फोटो भी रख सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि वह आपकी सिचुएशन में होते
तो क्या करते? हर इंसान को पहली बार स्टेज पर जाने में डर लगता है और ये नेचुरल है। आगे बढ़ने से ये डर भी दूर हो जाता है और हर स्पीकर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। तो चलिए इसी लर्निंग के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू ओपन अ टॉक। डॉलिन हेराल्ड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्हें पब्लिक स्पीकिंग का कई सालों का एक्सपीरियंस था और वह एक माहिर पब्लिक स्पीकर थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या सीखी, तो उन्होंने कहा कि स्पीच की ओपनिंग यानी कि शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई जाने माने पब्लिक स्पीकर जैसे कि अब्राहम लिंकन का भी मानना था कि पब्लिक स्पीकर को अपनी स्पीच से ज्यादा उनकी ओपनिंग पर फोकस करना चाहिए और ओपनिंग को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। स्किल्ड पब्लिक स्पीकर अपने स्पीच की ओपनिंग पर कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं नए स्पीकर अपने स्पीच पर तो मेहनत करते हैं लेकिन स्पीच की ओपनिंग को चांस पर छोड़ देते हैं। अपनी स्पीच की ओपनिंग को लिखने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय आपका माइंड फ्रेश होता है। इस समय आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए, यह इतना छोटा होना चाहिए कि जैसे बिल बोर्ड पर लिखा कोई एड। ओपनिंग को अट्रैक्टिव और मन को छू लेने वाली स्पीच सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होता है। नए स्पीकर्स हमेशा दो गलतियां करते हैं। पहली, स्पीच के इंट्रोडक्शन में जोक ना लिखें। नए स्पीकर सोचते हैं कि ऐसा करके वह ऑडियंस का अटेंशन ले पाएंगे, जबकि माहिर स्पीकर्स को भी फनी इंट्रोडक्शन लिखने में बहुत मुश्किल होती है। आमतौर पर जोक का ऑडियंस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। उन्हें जोक या तो बोरिंग और आपत्तिजनक लग सकता है। सोचिए कोई कॉमेडियन स्टेज पर बहुत ही खराब जोक्स बोल रहा है, या तो लोग उस पर चीजें फेंकने लगेंगे या उसे स्टेज से उतरने के लिए कहा जाएगा। मान लीजिए कि ऑडियंस ने आपके फनी इंट्रोडक्शन को एक्सेप्ट कर भी लिया, तो अक्सर ऐसा हमदर्दी के कारण करते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि 99% लोग फनी स्टोरी सुनाते समय फेल हो जाते हैं। सिर्फ 1% लोगों में ही कहानी सुनाते समय फनी होने का हुनर होता है। जैसे अब्राहम लिंकन अपनी एक्साइटिंग कहानियों के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन अगर कोई और उन्हीं की कहानियों को सुनाए तो आपको क्या लगता है कि वो इतने फनी लगेंगे जितना अब्राहम लिंकन के मुंह से लगते थे? ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। एक फनी कहानी सुनाना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी गलती जो नए स्पीकर करते हैं कि स्पीच देने से पहले ही वो माफी मांग लेते हैं, जैसे कि ये कहना, मैं एक नया स्पीकर हूँ, आपको मेरी स्पीच कम पसंद आ सकती है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऐसे स्पीकर्स को लगता है कि अपनी सिचुएशन के बारे में सच बताकर ऑडियंस में उनके प्रति सम्मान का भाव जागेगा, लेकिन ऐसा करके उन्हें निराशा ही होगी क्योंकि इसे सुनकर लोगों का इंटरेस्ट उनमें कम हो जाएगा। ऑडियंस वहां कुछ जानने और एंटरटेन होने आई है और ये सब बताने से उन्हें निराशा होने लगती है। ऑडियंस का ध्यान मेंटेन करना मुश्किल होता है। अगर ऑडियंस का ध्यान आपके पहली ही लाइन में भटकने लगता है तो उनका ध्यान दोबारा खींच पाना बेहद मुश्किल होगा। उनकी इंटरेस्ट की कमी के कारण आप अपनी स्पीच भूल भी सकते हैं या फिर नर्वस होकर आपके पैर वहीं जम जाएंगे। ऑडियंस बहुत समझदार होती है, उन्हें समझ आ जाता है कि आप बिगनर हैं या नहीं, इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ अच्छी ओपनिंग के बारे में बताना चाहेंगे जिन्हें आप अपनी स्पीच में यूज कर सकते हैं। आप स्पीच की ओपनिंग किसी मिस्ट्री या इंटरेस्टिंग स्टोरी से कर सकते हैं। इससे आपके ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वह आपकी स्पीच को ध्यान से सुनेंगे। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। कर्नल थॉमस अपनी स्पीच की शुरुआत यह बताकर करते हैं कि कर्नल लॉरेंस अपने समय के सबसे रोमांटिक आदमी थे। इसका ऑडियंस पर यह इफेक्ट होगा कि उनकी ये जानने की इच्छा बढ़ेगी कि उस आदमी को सबसे रोमांटिक क्यों कहा जाता था, उन्होंने ऐसा क्या किया था और उनके किस तरह के रिश्ते थे। किसी भी स्पीच की अच्छी ओपनिंग होती है एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना। अच्छी कहानियां ऑडियंस का इंटरेस्ट स्पीच में बढ़ा देती है। इसी तरह आप अपनी स्पीच की शुरुआत ऑडियंस से कोई सवाल पूछकर भी कर सकते हैं। सवाल ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं और उनका स्पीकर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, जिससे उनका अटेंशन स्पीच में बढ़ जाएगा। आप अपनी स्पीच की ओपनिंग किसी भी तरीके से करें, लेकिन ये याद रखें कि ज्यादा फॉर्मल न बनाएं, कैजुअल बने रहने की कोशिश करें। अगर कोई इंट्रोडक्शन जबरदस्ती या बेमन से बोला हुआ जैसा लगता है तो यह ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह है नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू क्लोज अ टॉक। किसी भी स्पीच के लिए इंट्रोडक्शन की तरह कंक्लूजन भी बहुत जरूरी होता है। आपकी स्पीच का कंक्लूजन यह डिसाइड करता है कि आप एक मंजे हुए स्पीकर हैं या बिगनर। आपका कंक्लूजन इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होना चाहिए। कुछ स्पीकर्स अपनी स्पीच के लास्ट में कहते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया है और अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस तरह का कंक्लूजन बोरिंग होता है और ऑडियंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। आपको अपनी स्पीच ऐसे शब्दों से क्लोज करनी चाहिए जिन्हें आपके स्टेज से जाने के बाद भी लिसनर्स याद रखें।
अपने कंक्लूजन को ऐसे ही छोड़ने की बजाय स्पीच लिखते समय ही इसे प्लान कर लेना अच्छा होता है। स्टेज पर अक्सर हम नर्वस होते हैं और उस समय अच्छा कंक्लूजन सोच पाना मुश्किल होगा। इसलिए स्पीच के नोट्स तैयार करते समय और प्रैक्टिस करते समय ही एक अच्छे कंक्लूजन के बारे में प्लान कर लेना चाहिए। आपको कई अलग अलग कंक्लूजन बनाने की प्लानिंग रखनी चाहिए, क्योंकि स्पीच देते समय यह आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि स्पीच किस डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे में आप सिचुएशन के अनुसार अलग कंक्लूजन दे पाएंगे। अपनी स्पीच को अचानक बंद करना आपको नौसिखिया और इनएक्सपीरियंस दिखाएगा। आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके यह पहचानना होगा कि कब आपको स्पीच बंद करके कंक्लूजन देना है। अगर आपको यह समझने में प्रॉब्लम हो तो सक्सेसफुल स्पीकर्स को सुनकर यह सीखें कि वह कैसे अपनी स्पीच को क्लोज करते हैं। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। वेल्स के प्रिंस एक बार टोरंटो के एम्पायर क्लब में स्पीच दी थी। उन्होंने यह कहते हुए अपनी स्पीच खत्म की कि उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें की, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने ऑडियंस की तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और उनका भरोसा कायम रखेंगे। यह एक अच्छी स्पीच थी जिसका सीधा और साफ कंक्लूजन था, जिसे सुनने वाला हर इंसान समझ सकता था कि प्रिंस वेल्स अब बोल चुके हैं। उन्होंने ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ते हुए एक और वादा करते हुए स्पीच खत्म की थी। स्पीच के कंक्लूजन का एक और तरीका होता है बोली गई स्पीच के मेन पॉइंट्स की समरी बताना। आपको ऐसा लग सकता है कि जब सब कुछ बताया जा चुका है तो इसकी क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिस स्पीच को आपने तैयार की है उसकी कई बार प्रैक्टिस की है, वह ऑडियंस के लिए मुश्किल हो सकती है, या अगर उनके अटेंशन में कमी की वजह से कोई पॉइंट छूट गया हो तो समरी सारांश बताने पर उन्हें उस पॉइंट के बारे में पता चलेगा। इसलिए मेन पॉइंट्स को याद दिलाना आपकी स्पीच की एक अच्छी एंडिंग साबित होगी। स्पीच को क्लोज करने का एक और अच्छा तरीका यह भी है कि आप ऑडियंस को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। जैसे कि अगर आपकी स्पीच किसी प्रॉब्लम के बारे में है और आपने उसमें सॉल्यूशन भी दिया है, तो आप ऑडियंस को उनके पास मौजूद रिसोर्सेज या फिर सपोर्ट से आपकी मदद करने के लिए कह सकते हैं। आपकी स्पीच को खास बनाने के लिए आप इसमें कोई पोयम या फिर कोई कोटेशन शामिल कर सकते हैं। इंस्पायर करने वाली लाइनें सभी को अच्छी लगती हैं। यह ऑडियंस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है और आपकी स्पीच में 4 चांद लगा देगा। आप इसके लिए ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ है नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू इंटरेस्ट योर ऑडियंस। तो आप क्या सोचते हैं कि पब्लिक को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में आता है? कुछ स्पीकर्स का मानना है कि अगर वो अपनी स्पीच में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ऐड करते हैं तो कुछ नया सीखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड होगी, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता। इसके बजाय जो बात उन्हें पता है उसके साथ कोई नया फैक्ट जोड़कर उन्हें बताएं। अगर आप उन्हें पूरी तरह से कोई नया फैक्ट बताएंगे तो शायद वे समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप पुरानी बात बताएंगे तो वो उन्हें बोरिंग लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी किसान को चर्च या म्यूजियम के बारे में बताएंगे तो आप उसका ध्यान नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वह इन जगहों पर कभी गया ही ना हो। वहीं अगर आप उसे ये बताएंगे कि ठंड के मौसम में डच किसान अपनी गायों को अपने घरों में रखते हैं, तब उसमें इस बारे में जानने की और इच्छा होगी। वह यह जानकर हैरान हो जाएगा कि गाय घर के अंदर सोती हैं और खिड़कियों से झांक कर गिरती हुई बर्फ को देखती हैं। वह शायद इस बात को याद रखेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। एक एक्साइटिंग स्पीच के लिए दुनिया में 3 सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकते हैं: सेक्स, प्रॉपर्टी और रिलीजन, यानी कि धर्म। लेकिन आपको इसमें पर्सनल टच देने की जरूरत भी होगी, मगर आपको अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ऑडियंस को आपकी प्रॉपर्टी, आपके रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप विल यानी कि वसीयत लिखने के बारे में बता रहे हैं और आपका टॉपिक है अच्छी विल कैसे लिखें, तो ऑडियंस को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी स्पीच का टाइटल रखते हैं अपनी खुद की विल कैसे बनाएं, तब जाकर वो आपको सुनने में दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक पर्सनली उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करें तो याद रखें कि वो ऑडियंस से पर्सनली रिलेटेड हो, क्योंकि सच तो यही है कि सब अपने आप में मस्त रहते हैं। जब लोग काम पर नहीं होते या फिर अपने परिवार की देखभाल नहीं कर रहे होते तो बस अपने बारे में सोचते हैं। अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए उन्हें ऐसे फैक्ट्स बताएं जो उन्हें खुद से जुड़ा हुआ फील करे। वैसे ज्यादातर देखा गया है कि बोरिंग स्पीकर्स ऑडियंस की पसंद पर ध्यान न देकर अपनी पसंद का टॉपिक चूज कर लेते हैं। अच्छा स्पीकर बनने के लिए ऐसे टॉपिक चुनिए जिसमें आपकी ऑडियंस को भी इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने ऑडियंस से उनकी लाइफ, पसंद नापसंद, फैमिली, करियर, सक्सेस, फेलियर के बारे में पूछिए। उसे अपनी बात कहने के लिए पुश करें
और उसकी बात को ध्यान से सुने, तभी आपको एक अच्छा स्पीकर माना जाएगा। कभी कभी सुनना बोलने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जॉन एम सिडिल एक अमेरिकी मैगजीन में इंटरेस्टिंग पीपल डिपार्टमेंट के हेड थे। उनके आइडिया बड़े यूनिक होते थे। उन्होंने डेल कार्नेगी से एक बार कहा था कि इंसान बड़ा सेल्फिश होता है। वो हमेशा ऐसे फैक्ट्स को जानने में दिलचस्पी लेता है जिसकी उसे जरूरत होती है या फिर उससे उसका फायदा होता है। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट या किसी सोशल मुद्दे पर बात करेंगे तो उन्हें आर्टिकल पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसकी जगह अगर आपका टॉपिक इनकम कैसे बढ़ाएं, अपने दांत ब्रश कैसे करें, नई प्रॉपर्टी कैसे खरीदें या फिर अच्छी इंग्लिश कैसे लिखें होगा, तो इन टॉपिक्स पर लोग जरूर ध्यान देंगे। इसके अलावा जॉन का मानना था कि कहानियां भी लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि किसी इंसान के करोड़पति बनने की स्टोरी, किसी मिलेनियर से बातचीत या किसी सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंपनी के एजेंट की कहानियां या किसी सक्सेसफुल कंपनी के प्रेसिडेंट की कहानियां। ऐसी कहानियां लोगों को जानने में अच्छा लगता है। लोग यह जानना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों ने अनगिनत रुकावटों और प्रॉब्लम का सामना करते हुए सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ। ऐसी कहानियों से लोग मोटिवेटेड और इंस्पायर होते हैं। जब जॉन अमेरिकन मैगजीन के एडिटर बने तो उन्होंने अपने आइडियाज को फॉलो किया और कुछ ही दिनों में मैगजीन के रीडर्स की संख्या बढ़कर 2 मिलियन हो गई। जॉन ह्यूमन नेचर को समझते थे, जिसके कारण मैगजीन के टॉपिक अच्छे होते थे और वह इतिहास बनाने में कामयाब हुए। लोग दूसरे लोगों के बारे में जानना पसंद करते हैं। उन्हें गॉसिप करना और सोशल मीडिया गैदरिंग में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक दूसरे की एक्टिविटीज को जानना चाहते हैं। एक बार डेल कार्नेगी एक स्कूल में टॉक दे रहे थे। उन्होंने देखा कि लोगों के बारे में सुनना बच्चों को अच्छा लगता है। वहीं जब उन्होंने दिखाई न देने वाली चीजों के बारे में बोलना शुरू किया तो बच्चों का ध्यान स्पीच से हट गया। इसलिए जब भी आप अपनी स्पीच लिखते हैं तो अपने फैक्ट्स के साथ लोगों की कहानियां भी जोड़ें। लोगों को दूसरों के स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी जानना सबसे अच्छा लगता है। अपनी स्पीच को किसी फिक्शन कहानी की तरह लिखें, जहां एक हीरो है जिसके सामने कई प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे नामुमकिन लगने वाली चीज को भी मुमकिन कर कामयाब हो जाता है। अपने लिसनर्स के माइंड में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें। इससे पूरी स्पीच में उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। उनके ब्रेन में जीती जागती तस्वीर बनाने से उनका पूरा ध्यान पूरे समय आप पर बना रहेगा। याद रखें कि आपके ऑडियंस का जरा भी ध्यान भटका तो ये बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि अगर वो जरा भी बोर हुए तो उनका अटेंशन वापस खींचना मुश्किल होगा। अंत में यह भी ध्यान रखें कि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको एक्साइटेड होना जरूरी है। अगर आप कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं जिसके प्रति आप एक्साइटेड नहीं हैं, तो आपके ऑडियंस भी आपकी स्पीच पर ध्यान नहीं देंगे। कार्नेगी कहते हैं कि इंटरेस्ट बड़ी तेजी से दूसरों तक फैल जाता है, इसलिए अगर आप एक्साइटेड होंगे तो आपके ऑडियंस भी एक्साइटेड रहेंगे। एक बार डेल कार्नेगी बाल्टीमोर में स्पीच दे रहे थे, तभी एक आदमी अचानक से खड़ा हुआ और उसने ऑडियंस को बताया कि उस एरिया में रॉक फिश खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि लोग उसे पकड़ रहे हैं। ये बात लोगों से किसी भी तरह पर्सनली जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए वो ना तो इसमें दिलचस्पी ले रहे थे और ना ही इससे रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन इस आदमी ने बड़े ही जोश के साथ बात की थी। वो सच में उस बात पर विश्वास करता था जो वो कह रहा था, और ये कॉन्फिडेंस उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलक रहा था। डेल कार्नेगी ने इस एरिया में रॉक फिश के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्हें यकीन था कि ऑडियंस भी इस जानवर के बारे में नहीं जानती होगी। इस आदमी ने बहुत इफेक्टिव ढंग से अपनी बात रखी थी और ऑडियंस पर अपनी छाप छोड़ी थी। उस समय अगर वो कहता तो सभी लोग रॉक फिश को बचाने वाली पिटीशन पर साइन कर देते। तो अब हम आगे हैं एंड ऑफ द समरी यानी कि कंक्लूजन पर। एक अच्छा कम्युनिकेटर होना एक ऐसा स्किल है जो सभी में होना चाहिए, चाहे आप टीचर हो या फिर राइटर हो या बिजनेसमैन। हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी बहुत जरूरी है। डेल कार्नेगी की ओरिजिनल किताब में डोरोथी कार्नेगी ने नया तड़का लगाया है। ओरिजिनल किताब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए थी, जबकि यह अपडेटेड वर्जन सभी के लिए है। यह वर्जन पब्लिक स्पीकिंग में परफेक्शन लाने के लिए जरूरी सभी स्किल्स के बारे में बताता है। सबसे पहले इस समरी ने सिखाया कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको एक ऐसा टॉपिक चूज करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उस पर रिसर्च कर ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। उसके बाद तब तक डेली प्रैक्टिस करते रहना जब तक कि उसे प्रेजेंट करने में आप में कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तो दूसरा, आपने सीखा कि प्रेजेंटेशन तैयार करते समय टॉपिक के फैक्ट्स के साथ साथ आपको अपने आइडिया और एक्सपीरियंस को भी जोड़ना चाहिए और स्पीच को पर्सनल टच देना चाहिए। तीसरा है, स्पीच के इंट्रोडक्शन पर पूरा ध्यान देकर तैयारी करें, क्योंकि यह आपकी स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसे छोटा और इंटरेस्टिंग बनाएं। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स,
अच्छी स्टोरी या ऑडियंस से सवाल पूछना शामिल है। चौथा, आपने सीखा कि कंक्लूजन भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसे ध्यान से बनाएं। इसमें मेन पॉइंट्स की समरी बताना, ऑडियंस से पूछना या किसी कोट्स के साथ क्लोज करना चाहिए। अंत में ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए आपको इंस्पायरिंग कहानियां या फैक्ट्स को जोड़ना चाहिए जो आपके ऑडियंस के दिल को छू जाए। अगर आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जीवन भर चलती रहती है और इसके लिए ना कोई तय उम्र होती है और ना ही वक्त। प्रैक्टिस करते रहें और इस समरी में आपने जो भी सीखा है उसे अप्लाई करें। हमें यकीन है कि आप एक अच्छे स्पीकर जरूर बन जाएंगे। याद रखिएगा, सभी एक्सपर्ट स्पीकर कभी न कभी बिगनर हुआ करते थे। आई होप आपको इस ऑडियो बुक समरी से आपके काफी सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। इस ऑडियो बुक समरी को बार बार सुने और इसकी लर्निंग को प्रैक्टिकल में लाएं। और आपको इस ऑडियो बुक समरी से क्या ऐसा पता चला जो आप अभी तक नहीं जानते थे, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।